अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज है 12 दिसंबर और आज एक तारीखी फैसला होने जा रहा है। भुट्टो साहब की फांसी के फैसले के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था उसकी समाअत होगी और ये समाअत चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस फाइज ईसा साहब की सरबराही में होगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच भी इस हवाले से तश्कील दिया गया है। 11:30 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी और हमारी कोशिश भी होगी कि जैसे इस बड़े फैसले के हवाले से समाअत शुरू हो और उसके बाद जैसे जैसे अदालती रिमार्क्स जैसे आना शुरू होंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उससे अपडेट रखें। अब अपने शो में सबसे पहले हम ज़रा बात करेंगे जो सियासत में जो हलचल है। सियासी मैदान में हम देख रहे हैं कि मुसलसल हलचल मची हुई है। PDM की छतरी तले एक रहने वाले आम इंतखाबात करीब आते ही हुकूमत बनाने के लिए अब अलग अलग हो गए हैं। नून लीग सिंध और पीपल्स पार्टी पंजाब को फतह करने का दावा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि वो पंजाब जिनके हाथ से निकल गया था वो वापस एक बार उनके पास आ जाएगा और मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा है कि सिंध जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो एक तरीके से उनके पास चला जाएगा। अच्छा जी, नून लीग ने MKM और GDA के साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का प्लान बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने पंजाब में तब्दीली पर तवज्जो मरकूज कर ली है। एक साथ PDM में रहने वाले क्या इंतखाबात में एक दूसरे को शिकस्त दे सकेंगे, इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी ने। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया ना। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शर्मिला, ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों के जो खिलाफ बनने वाले सियासी इतिहाद की बात तो मुझे करनी ही है, लेकिन उससे भी पहले वही इतिहाद सूबाई इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने का इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर? जी शुक्रिया मदिहा। देखिए जी, ये इल्ज़ाम तराशी की ये वही सियासत है जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इसे रद्द कर दिया जाए। ये अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बहरहाल अब वो मामला भी हल हो चुका है क्योंकि उनका तबादला हो गया है कल, तो ये शिकायत भी ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी वो जमात है मदिहा जो इस मुल्क में शफाफ, मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शंस का डिमांड करती है। आज नहीं, हमेशा से लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम सियासी जमातों को जो जमहूरियत के अंदर यकीन रखती हैं। अब इशू क्या आता है कि जब इलेक्शन करीब होते हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू होती है, सियासी गर्मा गर्मी होती है, तो इल्ज़ाम तराशी की सियासत सामने आती है। वो तुम्हें फेवर कर रहा है, वो मुझे फेवर कर रहा है, वो मेरे ख़िलाफ़ है, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, आप अपनी मंशूर पे बात करें, आप आवाम के अंदर जाएँ, लोगों को सही पिक्चर दिखाएं कि क्या आप लेकर आए उनके लिए अगले इलेक्शंस के अंदर, क्या आपका प्लान है, कि आपने किस तरीके से उनकी सर्विस करनी है। इस पे फोकस नहीं होता, फोकस होता है इल्ज़ाम तराशी पे, एक दूसरे की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर, सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाना। सिर्फ नीचा दिखाने से, देखें इस वक्त आवाम जो है ना बड़ी पिसी हुई है। माशी सियासी हालात इतने निचले सतह पे पहुँच चुके हैं कि इस वक्त लोगों का गुजर बसर करना नामुमकिन हो चुका है। पहले हम कहते थे ना मुश्किल है, अब नामुमकिन है। लोग ऐसे माहौल के अंदर ये नहीं सुनना चाहते कि ना बुरा है या किसने क्या किया है। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आप इनके लिए क्या ऐसा प्रोग्राम लेकर आए, किस तरह महंगाई को कम करेंगे, किस तरह गुर्बत का खात्मा करेंगे, किस तरह महंगाई को कम करेंगे। लोग ये सुनना चाहते हैं, आप वो प्लान लेके जाएं सामने। और जहाँ तक बात है किसी को फेवर करने की, देखिए अगर आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी मकबूलियत आवाम में है, तो ये बैलेट जो है ना आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। लोगों के वोट को इज़्ज़त दें, लोगों के वोट का एहतराम करें। हाँ, वो अलग बात है सिलेक्शन हो जाए, बैलेट पर डाका डालने की कोशिश की जाए, कोई लाडला जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझती हूँ और मेरी जमात ये समझती है तो इस मुल्क के अंदर 12 करोड़ 60 लाख वोटर्स कोई ऐसा हो सकता है जैसे पहले बार बार लाडले की बात की जाती है कि जी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं खदशा अभी भी है कि हो सकता है कि इस बार भी कैसा लाडला आ जाए, इस पर भी कोई सिलेक्शन हो जाए। देखिए बिल्कुल खदशा है अपनी जगह, क्योंकि इंडिपेंडेंट तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात ये बात कर रहे हैं। मदिया, कोई 6-7 दिन पहले का अगर आप डॉन का एडिटोरियल उठा के देखें तो उसमें जो उन्वान है उसका है रिपीट टेलीकास्ट। उसमें लिखा है कि 2018 में जो सिलेक्शन हुई थी अब वो 2024 में भी वो सिलेक्शन होने वाली है, और जो गैर जमहूरी कुव्वतें ये काम करती हैं वो दोबारा से तक़वियत पकड़ रही हैं। तो ये ख़तरनाक बात है, ये चैलेंजिंग बात है, ये अफसोसनाक बात है, ये तकलीफ़देह बात है कि आवाम के वोट पे डाका डालने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जमहूरियत के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। हाँ। और जो
ये देखिए इस मुल्क में सियासी बेचैनी क्यों रहती है, इस मुल्क में मईशत क्यों नहीं पनकती है? इसलिए क्योंकि आप आवाम के हकीकी नुमाइंदों को पार्लियामान में नहीं जाने देते। आप इंजीनियरिंग करते हैं, प्री पोल रिगिंग होती है, पोल वाले दिन रिगिंग होती है, पोस्ट पोल रिगिंग होती है। 2018 के अंदर जब RTS बैठ गया 2 घंटे के लिए, आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई, आज तक हमें नहीं पता कि हुआ क्या उस 2 घंटे के दौरान, क्यों बैठा RTS। शर्मिला, आपने सुना है आबिद शरीफ अली साहब ने कहा है, वो कह रहे हैं कि इस बार तो RTS पे नहीं बैठेगा एंड ही साउंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो उनके इस कॉन्फिडेंस पे कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने कहा इस बार नहीं बैठेगा RTS, इस साल कुछ और हो जाएगा। देखिए PMLN के लोगों के बारे में मैं क्या बात करूं मदिया, उनको पहले से पता था इलेक्शन की तारीख क्या है उनको पता था मियाँ साहब आएंगे गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको पता था मियाँ साहब बरी हो जाएंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में PMLN के इजलास होते हैं, तो ये वो ज़मीनी हकाइक हैं, ये वो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक जमात को खुसूसी फेवर दिया जा रहा है और ये गलत है जमहूरियत के लिए। अपनी स्ट्रेंथ पे जाएँ आप इलेक्शन के अंदर, लेट द पीपल मेक देयर चॉइसेस, रिस्पेक्ट दैट चॉइस। ये तो देखें इस मुल्क में हर इलेक्शन के अंदर हमारी शिकायत यही होती है कि आज़ाद इलेक्शंस नहीं हुए, शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? कब तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? पीपल्स पार्टी का अगर आप हवाला लें, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आपको याद होगा, तारीख उठा के देख लें, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दी गई, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी गई। 2013 में बम धमाके होते थे, टेररिस्ट थ्रेट्स थी, हम कैंपेन ही नहीं कर पाए। 2018 में सिलेक्शन हो गई। तो देखें ना, ये तो ज्यादती है। लेकिन लीडर वो होता है जो मैदान नहीं छोड़ता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 17 मेंबरान के साथ असेंबली में बैठी और अगले इलेक्शन में शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। शी न्यू कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं छोड़ा उन्होंने मैदान, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो भागता नहीं है, वो अपने स्टांस पे वो रुकता है। अच्छा मुझे एक बताएं, लेकिन जैसे अगर हम कारकर्दगी के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स अभी आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होगी, आपने डोर टू डोर कैंपेन भी करनी है। जो बशीर मेमन साहब है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से, वो ये दावा करे कि जी सिंध को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। वो इसलिए भी क्योंकि वो बहुत सारे अंदरूनी सिंध अगर हम जाएँ तो हम अभी भी देखते हैं कि वो सहूलियात लोगों को मुयसर नहीं है जो कि सिंध में होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक बहुत लंबे अरसे से सिंध पे हुकूमत है। सो आपको लग रहा है कि इस बार उन लोगों को एम्पावर करने के लिए कुछ करना चाहिए? यहाँ पे मुराद स्पीड जो है वहाँ पे हमें नज़र आनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी हमारा भी कभी अंदरूनी सिंध जाना होता है, हम देखते हैं कि वहाँ वही गंदा पानी, वही टूटी फूटी सड़कें, स्कूल ना होने के बराबर है, लोगों की हालत हमारे सामने है। मदिया, मैं आपको बात बताऊं कि इस मुल्क के साथ एक तो क्लाइमेट चेंज ने एक बहुत बड़ी कैलामिटी जो है वो इस दफ़ा पिछले साल मुल्क के अंदर आई, और उसमें हमारे तकरीबन कोई 21 लाख स्कूल बह गए, इसमें हमारे सारे घर बह गए। सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ है वो सूबा सिंध हुआ है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम शुरू किया है, सैलाब ज़दगान को घर बना के देना, जिसमें से 3 लाख घर दे चुके हैं हम बना के। बाकी भी कुछ बन जाते, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने आके तमाम तरक्याती कामों के ऊपर बैन लगा दिया। सिंध के अंदर वो वाहिद सूबा है ये सिंध, जिसके अंदर आप अगर सेहत के हवाले से सहूलियात देखें, गम्बट इंस्टीट्यूट को उठा के देख लें, NICVD को देख लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को देख लें, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। हम किसी हेल्थ कार्ड के ऊपर मुनसर नहीं है कि जी 15-20 हज़ार या 50,000 रुपए की आपको उसमें रियायत मिलेगी। हमारे यहाँ तमाम इलाज, यहाँ तक कि बाईपास, हर चीज़ जो है वो फ्री है, फ्री ट्रीटमेंट। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे सामने घर बना के दे रहे हैं, नौकरियां सिंध के अंदर दी गई, वहाँ पे जग लोग जा रहे हैं। लेकिन इससे सैलाब आने से पहले कि भी सिंध की सूरत हाल हम चाहते हैं कि अभी भी वो बेहतर हो। अच्छा आखिर में पूछना चाहूंगी, MQM ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया और इल्जाम लगाया कि जी उनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। आप इस मुतालबे और इल्जाम क्या कहेंगे? वैसे तो हटाए जा भी रहे। देखिए जी, ये बिल्कुल गलत है। बेचारे सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने कोई ज्यादती नहीं करी है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जितनी पिटिशंस हमने लगाई थी वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दी उन्होंने। सिर्फ एक पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है, वो MQM की हुई है। इसी तरीके से हर कमेटी के अंदर एक बाहर दूसरे सूबे का मेंबर बैठता है, तो ये नहीं है कि चौहान साहब अकेले बैठ के सारे फैसले कर रहे थे। बहरहाल
हम ये समझ रहे थे कि इसको एक बहाना बना के MQM बाइकआउट कर देगी, लेकिन कल उनका भी तबादला हो गया। अब दे शुड बी हैप्पी कि बलूचिस्तान वाले यहाँ पर आ गए और सिंध वाले बलूचिस्तान चले गए, तो ये शिकायत भी उनकी दूर होगी। देखें, हम ये कहते हैं कि अगर किसी की शिकायत है, किसी को कोई रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन मजाज है वो माहौल पैदा करने का जहाँ पर शफाफ, मुनसिफाना, आज़ाद इलेक्शंस हों। हमें भी शिकायत है, हम भी ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी डिलिमिटेशंस के अंदर इश्यूज हैं, तो जहाँ जहाँ शिकायत है वो एड्रेस करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये अच्छी बात है कि अगर वो एड्रेस कर रहा है उस इदारे को तकवियत दें, उनको उनका काम है इस मुल्क में इलेक्शन करवाना, ताकि बाकी पार्टियों का उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एतमाद जो है वो मजीद मजबूत हो। बिल्कुल सी, बहुत शुक्रिया जी। शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, और हम बात कर रहे थे जो स्पेसिफिकली एक जो इनका पुराना जो इत्तेहाद था जिस पार्टी के साथ, अब उस पार्टी ने और दीगर पार्टियों से इल्हाक किया है, और अब देख रहे हैं कि बहुत जो है तनकीद का निशाना बन रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपका मूड चेंज कर दूं, क्योंकि अच्छी बात है ना कि जहाँ हम थोड़ी हार्डकोर खबरें करते हैं तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत लाइट खबरें भी दें। पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कज़न मैरिजेस का बहुत ज़्यादा रिवाज है, और कज़न मैरिजेस से जहाँ से हम देखते हैं कि आने वाली नस्लों में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारे इसके मैं कह सकती हूँ रिपोर्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। आज भी मुआशरे में हम देखते हैं कि हमारे घरों की लड़कियों पर शादी का काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला जाता है। अब ये तो एक सीरियस सिचुएशन है जो कि हमने देखी अपने आसपास, लेकिन इस सीरियस सिचुएशन का हल निकाला पाकिस्तानी निजात अमरीकी लड़की ने, और उसने क्या किया कि उसने अपने आप को अपने कज़न से शादी, वो कहते हैं ना फूफी के लड़के से शादी से बचने के लिए हमना जफ़र ने अमरीकी फ़िज़ाइया जो है वो ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा लो जी, अब तो मेरे घर पे बड़ा रोब भी पड़ जाएगा, अब घर वाले मुझे कुछ कह भी नहीं सकेंगे। और ये जो अब आपको ये आसान चीज़ नहीं होगी उसके लिए, आप मतलब आपने कोई भी फ़िज़ाइया जो है वो ज्वाइन कर लिए, मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर हर। लेकिन हमना ने जी अपने इस इक़दाम से अपने वालिदैन और अपने कज़न के अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा भी हमेशा ये बात करते हैं कि वैसे भी आप आज का दौर ऐसा है कि आप अपनी बच्चियों को पूरी एजुकेशन दें या ना दें, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी बच्चियों को कुछ स्किल ज़रूर दें। बट दैट वॉज हमना जफ़र फॉर यू। हमना जफ़र ने एक ऐसा कदम उठाया कि घर वाले उन पर काफ़ी लाइक दे प्राउड फील भी करते हैं, लेकिन ऑन द वेरी अदर साइड अरमानों पे जो उन्होंने पानी फेर दिया। अच्छा जी, मैं ज़रा पंजाब के वाले से बात करूँगी। पंजाब खासतौर पे लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के रश में हम देख रहे हैं दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। रश के बायस लाइसेंस सेंटर के कंप्यूटर सिस्टम डाउन होने की शिकायत भी सामने आ रही है, जैसे हम देख रहे हैं पासपोर्ट के ऑफिस की भी सिचुएशन है, और अवाम की जो है वो बड़ी बड़ी कतारें वहाँ पर मौजूद है। लोगों को कई कई घंटों अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। लाइसेंस बनवाने के तरीक़ेकार में ताख़ीर ना आए, इसी मसले से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक रास्ता और निकाला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ऑनलाइन और ऐप के ज़रिए शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फराहम करने का भी आगाज़ कर दिया गया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर, ये बताइएगा कि ऑनलाइन लाइसेंस बनाने का तरीक़ेकार क्या है सबसे पहले तो, और लाइसेंस के इजरा जो हैं वो कैसे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा, ये सिलसिला जो है लाहौर में कुछ अर्सा कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद शुरू हुआ था, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया था। और इस क्रैकडाउन के दौरान 8000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 20 दिनों के दौरान 13000 से ज़ायद ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई जो कि गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव करते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं थे। और इसके बाद ये फैसला किया गया कि हर उस शख्स के पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है जो कि गाड़ी या motorcycle ड्राइव करना पड़ता है। तो शहरियों की एक बड़ी तादाद ने लाइसेंस दफातर और टेस्टिंग सेंटर्स का रुख किया। तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सिस्टम पर बर्डन बढ़ चुका था, और इसलिए शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी था। लेकिन इसके बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये इक़दाम किया गया कि ऑनलाइन जो है लाइसेंस और लर्निंग की सहूलत जो है वो फराहम कर दी गई। रास्ता ऐप जो है वो मुतारिफ करवा दी गई, और रास्ता ऐप पर अपने कवायद का इंदराज करके जो रेगुलर लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन भी इस ऐप से हो सकेगी। जी बिल्कुल, पहली जो इनिशिएटिव है उसमें यह है कि अपना लर्निंग परमिट जो है
वो हर शहरी इस मोबाइल ऐप पर बना सकता है, आसानी से बना सकता है। किसी भी सेंटर में जाके कतार में लगने की उसको ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करे, ऐप पे अपने कवायफ का इंदराज करे, अपनी पिक्चर पोस्ट करे और लर्नर की जो फ़ीस है वो जमा करवाए और उसका लर्निंग परमिट जो है उसके हाथ में आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला मरहला है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का, उसमें टेस्ट देना जो है वो फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करना पड़ता है और लर्नर के बाद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल होता है। लेकिन जो मेन काम है वो लर्नर हासिल करना था, लर्नर बनवाना था। जी बिल्कुल, इससे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एक बड़ी तादाद थी जो कि 8 खिदमत मराकज़ पर शहरियों की मौजूद थी। जी बिल्कुल, रश कम होना शुरू हो चुका है क्योंकि 10 मोबाइल वैन्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ दफातर में प्लेस कर दी जाती हैं और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अपना लर्निंग और लाइसेंस और रिन्यूअल और जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उस मोबाइल वैन से भी बनवा सकते हैं, उसको अपडेट करवा सकते हैं, उसकी तजदीद करवा सकते हैं। तो 8 खिदमत मराकज़ के अलावा 10 मोबाइल वैन्स हैं और अब ऐप भी मुतारिफ़ करवा दी गई है। तो इससे जितने भी लाइसेंसिंग सेंटर्स थे, जो खिदमत मराकज़ थे, उनमें जो बर्डन था वो कम होना शुरू है, वहाँ पर रश जो है वो टूटना शुरू हुआ है और लोग अब अपने मोबाइल फ़ोन से ऐप इंस्टॉल करके अपना लर्निंग परमिट और लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल प्रोसेस इसका नहीं है। बआसानी इसको कोई भी एक आम आदमी जो कि मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल वो आसानी से इसको ऑपरेट करके अपना लाइसेंस और लर्नर बनवा सकता है। ना सिर्फ हादसा से बचा जा सकता है बल्कि कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकता है इससे। अच्छा, जैसे अभी आपने जहांगीर बताया भी कि सिर्फ लर्निंग लाइसेंस नहीं है, जो दूसरे दीगर जो लाइसेंस हैं, जो आपका रेगुलर लाइसेंस है उसका भी इजराय से हो सकता है, लेकिन क्या ये सिर्फ लाहौर तक ही महदूद है या फिर ये प्लान करें कि लाहौर के अलावा जो दीगर शहर हैं वहाँ तक भी रुक किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की आसानी हो जाएगी अगर ये आप वहाँ के लोगों के लिए भी काम करेगी तो? ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये तो पूरे पंजाब के लिए मुतारिफ़ करवाया गया है। पंजाब के किसी भी शहर में कोई भी शहरी जो है, कोई भी शख्स अपने मोबाइल में रास्ता ऐप या DLMSI की जो वेबसाइट है उस पर जाकर जो है अपने लर्निंग परमिट को हासिल कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो लाइसेंस का हसूल का प्रोसेस है उसके लिए उसको किसी सेंटर में जाके टेस्ट जो है वो पास करना ज़रूरी होगा, कंप्यूटराइज्ड पास करना है। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है क्योंकि जो पुलिस हुकाम है, ट्रैफिक पुलिस हुकाम, उनका ये कहना है कि बगैर ड्राइविंग टेस्ट के किसी को भी लाइसेंस देना जो है वो लाइसेंस टू किल देने के मुतरादिफ है। क्योंकि अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका मतलब है कि वो आम रोड यूजर्स के लिए भी खतरा है। इसलिए टेस्ट पास करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी जहांगीर, मुझे ये बताइए कि चलें ठीक है, ऐप के थ्रू लोगों ने कर तो दिया, अप्लाई तो कर तो दिया, अब लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि अच्छा जी जो हम इसकी फ़ीस है वो हम कैसे पे करेंगे, वो भी उसका कोई आसान तरीका है ऑनलाइन पे करने का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोग घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल, आज इस ऐप को मुतारिफ़ करवाने का दूसरा दिन है तो अभी जो कन्फ्यूजन इसमें कुछ है बिलाशुबा है, लेकिन उसकी जो फीसिस हैं मुख्तलिफ बैंक ब्रांचेस भी इन ऐप्स में मेंशन की गई हैं कि इन बैंक्स में जाकर शहरी अपने लर्नर की फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर जो ऑनलाइन पे करना चाहे तो ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन भी है, यानी इसी अपने मोबाइल से ही मोबाइल बैंक ऐप से अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं और अपना लर्नर जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। 42 दिन का जो एक पीरियड है वो मुकम्मल करना होता है और 42 दिन के पीरियड के बाद बहुत शुक्रिया जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल जो मौसम है वो बड़ा अजीब चल रहा है, बड़ा मिक्स वेदर चल रहा है जिसकी हमें समझ ही नहीं आ रही। एक तरफ अपने घरों में पंखे भी चला रहे हैं, AC भी चला रहे हैं, दूसरी जाने हमने नहाना भी जो है वो गर्म पानी से नहाना है, तो वो दो एक्सट्रीम चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। दिन में बाहर निकले तो गर्मी है, रात में लगता है थोड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं खुनकी है तो सर्दी, मिक्स वेदर चल रहा है। और मिक्स वेदर में हम देख रहे हैं कि लोगों के गले मुतासर हो रहे हैं, लोगों को नज़ला, खांसी और इसकी शिकायत हो रही है। लोग कह रहे हैं आंखों में भी चुभन है, स्पेसिफिकली वो लोग जो हम देखते हैं कि लाहौर में रह रहे हैं। अब ये तो हो गए बड़े लोग, उन बच्चों का सोचें जो कि घरों में रहते हैं। और बच्चे आजकल नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, चेस्ट कंजेशन के शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों मेरे अपने बेटे को भी बुखार हुआ और ऐसा बुखार हुआ कि हम परेशान हो गए। तो फिर हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया जी कि आप इसका इन्फ्लुएंजा टेस्ट करा लें। हमने कहा कुछ चलो कोविड का टेस्ट भी करा लेते हैं, क्योंकि समहाउ मुझे लगता है मैं आज भी उन लोगों में से एक हूँ कि अगर जिसको ज़रा से भी आपको लगता है कि जी फ्लू काफ़ी लंबा हो गया तो कोविड का टेस्ट करा लिया जाए तो बेहतर होता है, ताकि ठीक है अगर पता चल जाए कि आपको कोविड है तो आप साइड पर हो जाएं, बाकी लोगों को आप बचा लें।
अच्छा, वहाँ पता चला कि जी कोविड तो नहीं बट इन्फ्लुएंजा जो है वो पॉजिटिव आया है। अब इन्फ्लुएंजा जो आम लोग हम इन्फ्लुएंजा के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं बच्चों को फ्लू हो गया, ये इन्फ्लुएंजा फ्लू ही तो होता है और क्या होता है। तो क्या वो इन्फ्लुएंजा सच में फ्लू ही होता है, क्या उसकी ट्रीटमेंट फ्लू वाली ही होनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि उस इन्फ्लुएंजा की जो स्पेसिफिक जो मेडिकेशन थी वो भी कराची में हर जगह दस्तयाब नहीं थी। इस वाले से बात करेंगे। बच्चों के जो आपके मसले मसाइल हैं उन पर आपको कब एंटीबायोटिक बच्चे को लेके जाना होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं ये क्या मौसम चल रहा है, बच्चे आए दिन बीमार हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, नज़ला जुकाम खांसी भी है। बेसिकली साल में 3 दफ़ा ऐसा मौसम ज़रूर आता है जो फ्लू लाइक इलनेसेस आती हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट इसकी कंट्रोलिंग पावर शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग पावर 2 किस्म की होती है, एक तो एटमॉस्फेरिक कंट्रोलिंग पावर होती है जिसको कहते हैं एंडेमिक, एक कहते हैं एपिडेमिक। एंडेमिक मतलब घरों तक महदूद, मोहल्ले तक महदूद, एपिडेमिक मतलब पूरा शहर इन्वॉल्व हो गया। कुछ जगहों पे आप देखें वर्ल्ड में एक एंडेमिक एरिया होगा या घरों में महदूद होगा, एक एरिया होगा, इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ एपिडेमिक हो जाता है, बिल्कुल पूरे मुल्क या पूरे शहरों में हो जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि वी डू नॉट कंट्रोल आवरसेल्फ। एक तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोविड ने एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई, आपने काफ़ी दिन बाद कोविड का नाम लिया, कोविड ने अच्छी चीज़ सिखाई कि हमें दूर रहना चाहिए, कभी भी कोई फ्लू, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क पहनना चाहिए, जो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। इन्फ्लुएंजा में आप बाहर मुल्कों में देखें तो व्हाट दे डू, दे यूज मास्क, दे सेपरेट देयर बॉडी फ्रॉम अदर बॉडी, मतलब घरों में भी, घरों में ऐसे नहीं चिपक के बैठे होते, दे सेपरेट देयर सेल्व्स, प्लस साथ में दे यूज द होम रेमेडीज ऑलवेज एज द एलोपैथिक मेडिसिन या जो भी करते हैं। अगर तो इन्फ्लुएंजा वायरस का फ्लू आ रहा हो तो वो घरों से बाहर नहीं निकलते। हम लोग तो शादियों में घुस जाते हैं, लोगों के रूम में घुस जाते हैं। आपको बात बताऊं, कोविड में कितने लोग तो शादियों में कोविड के टेस्ट पॉजिटिव के बाद भी गए, और ये बड़े फखर से बोलते थे यार कोविड पॉजिटिव है, मास्क भी नहीं पहना। हाँ, बोर होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में कंट्रोल नहीं होती। दूसरा, आपने दूसरे मुल्कों से थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, नो डाउट हम बहुत कोई अमीर मुल्क नहीं है, वी आर बिल्कुल पुअर क्वालिटी मुल्क, बट स्टिल हमें क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लोग कैसे ठीक करते हैं, विद प्योरिफिकेशन करते हैं, डस्ट को कंट्रोल करते हैं पहले नीचे से ही। हम डस्ट को नीचे से कंट्रोल ही नहीं करते, हमने पौधे काट दिए, सबसे इम्पोर्टेंट, तो हमारी डस्ट कंट्रोल ही नहीं हुई, एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुई, हमारी AQI ख़राब हो गया। और अभी हम लाहौर की बात करें, लेकिन लाहौर में तो लोग घरों में जितना मर्जी कर लें, एयर डिफ्यूजर लगा लें, जो स्मोक की वजह से बड़े मसले हैं लाहौर के, और आज भी इधर भी है, इधर भी सेम। अगर आप रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक देखें तो स्मोक इतनी होती है और इतनी ठीक ठाक जो है वो खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंप्लेंट्स यही आ रही है कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा खुश खांसी होती है, और सुबह के वक्त हाई इंटेंसिटी ऑफ कफ शुरू हो जाती है, जिसमें बलगम वाली भी होती है और ड्राई भी होती है, और उस पर क्रूप बहुत चल रहा है। क्रूप एक अलग वायरस है, आपने एक वायरस का नाम लिया इन्फ्लुएंजा, दूसरा एक वायरस है क्रूप, और आजकल वो क्रूप भी बहुत हाई इंटेंसिटी पे चल रहा है, जिसमें एक लैरिंजाइटिस हो जाता है, जिसमें एक बाकिंग कफ शुरू हो जाती है, खाऊं करके बच्चा कफ कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रात को सारा रात बच्चा खांसता जी बिल्कुल। और इसी तरह इन्फ्लुएंजा की कफ होती है, वो ब्रोंकोलाइटिस की तरह होती है, जिसमें कफ जो है म्यूकस वाली होती है। जी, वहाँ खड़खड़ उसमें आती है। बिल्कुल, और उसकी कुछ रेमेडीज प्रॉपर हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जो आप प्रॉपर लें तो आप यू विल बी फाइन विद इन 5 डेज, लेकिन स्टिल हमारे मुल्क में उस चीज़ की ट्रीटमेंट का अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और अच्छी बात है कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना तो लोग घरों से निकल के OCT ड्रग बना के और उसको हर रैक से उठा के वो पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे ये मुझे बताएं, लोग खुद से भी बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, हमें कितने दिनों इंतजार करना चाहिए बच्चे अपने बच्चों को एंटीबायोटिक्स नहीं देनी? वेरी गुड, आपने अपने बेटे की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आपने अपने बेटे को एंटीबायोटिक दी? नहीं, जब तक नहीं दी। क्यों नहीं दी? और आपने एट लास्ट भी नहीं दी, क्योंकि आपने टेस्ट कराया और उसमें CBC कराया, CRP कराया, दैट वाज नेगेटिव। इसके बाद आप उसने एक टेस्ट और हुआ, वो हुआ था इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आया, तो देयर इज नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जितना आप देते हैं OCT ड्रग बन गई, इसकी वजह से हमें कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, दैट इज अ सीवियर XDR इन्फेक्शंस, मतलब हर ड्रग रेजिस्ट के साथ टाइफॉइड आ रहे हैं,
every drug resistant to यूरिन में इन्फेक्शंस, every drug resistant to pneumonias. डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस आ रहे हैं, बट कोई ड्रग काम नहीं करती क्योंकि आपने बचपन से इतनी ड्रग्स खुद दे दे के या हमारे जनरल फिजिशियन बच्चे की इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंट बढ़ा देते हैं और इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। तो हम बच्चा बीमार भी ज़्यादा होता है। अडल्ट में भी आपको बताऊं, हम बीमार एलर्जीज फैक्टर्स हैं और हमारी एंटीबायोटिक्स या हमारी चीज़ें काम ना करें। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पे जाना, मुझे क्विकली बता दें क्या जल्दी से हम बच्चों के लिए कर सकते हैं कि बच्चों को बचा सकें। प्रॉपर तरीके से आप इसको, हमने बता दिया कि एक तो मास्क पहने, सेपरेट होम रेमेडीज़ में थोड़ा बहुत कावा यूज़ किया करें। कावे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अदरक का कावा लें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन, ट्यूमेरिक मिलाएं, हनी मिलाएं और रोज़ाना के बेस पे एक तो ये पिलाएं। दूसरा, हनी के साथ गार्लिक और अनियन जो है वो मिला के थोड़ा सा ट्यूमेरिक उस पर स्प्रेड कर दें और रोज़ाना के बेस पे पिलाएं। 1 चम्मच इट्स इनफ। और ये मैं आपको कहता हूँ कि गारंटेड आपका बच्चा इससे बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। दूसरा, ये जो भी सीज़न हो उसमें एक तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें और स्टीम बहुत रेगुलरली लें। स्टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी वफाकी दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद की, जिसकी सड़कों पर अब साइकिलें दौड़ेंगी। इस्लामाबाद की शहरी सड़कों पर बिला खौफ व खतर साइकिल चलाएंगे, जिसके लिए महफूज साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे और साइकिल चलाने की आदत को फ़रोग़ देने का मकसद माहौलियाती आलूदगी में कमी लाना है। सीडी इंतज़ामिया ने इस मकसद के लिए बानी साइकिलिंग लेन प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट के तहत आम साइकिल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो है बाईसाइकिल्स भी मुतारिफ कराई जाएंगी और इसका रूट पूरे शहर से गुजरेगा जो 20 सेक्टर्स का अहाता करेगा। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर CTA नुमान खालिद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नुमान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह के समा को वक्त दिया। सबसे पहले तो कहिएगा कितने रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा? जी साहब को बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। जी ये CDA का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला शहर होगा इस्लामाबाद जहाँ पे एक डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन का पूरा ट्रैक लेआउट किया जा रहा है। ये ट्रैक तकरीबन 150 किलोमीटर का होगा और ये ट्रैक प्रोटेक्टेड होगा। इसमें जो है क्या कहते हैं, आप आम साइकिलें और मोटर बाइक्स वगैरह को एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह ये वाला प्रोटेक्टेड ट्रैक जो है ये प्रमोट करेगा साइकिलिंग को। हमारा इनिशिएटिव है साइकिलिंग एज अ अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन। हमारा फोकस इसमें यह है कि इस्लामाबाद में जितनी भी मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के स्टेशंस हैं, ये ट्रैक उनके साथ साथ रन करेगा, जहां पर हम टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रिक और पैडलिंग बाइक्स दोनों को रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करेंगे एट अ वेरी सस्ते दामों के ऊपर, ताकि जो ना बड़ा नॉमिनल रेंटल चार्जेस के ऊपर वो शहरी जो है बाइक वहाँ से रैक से उठाएगा और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के रैक पे ऊपर दोबारा पार्क कर देगा। तो इसमें यहाँ पर ना सिर्फ एक ट्रैक अवेलेबल किया जा रहा है बल्कि जैसे दुनिया भर में होता है, तो इस्लामाबाद उसी चीज़ को लेके कर रहा है और इसकी हमने स्टडी की है एडवांस कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ में, और उसको बेंचमार्क करने के बाद इसका प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है। इसका प्रोजेक्ट जो है उसका PC1 नेक्स्ट वीक में अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में चला जाएगा। 80% से ज़्यादा ट्रैक जो है वो ग्रीन बेल्ट्स के अंदर होगा, तो इसलिए पब्लिक डिस्ट्रप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो वहाँ पर वो ट्रैक होगा। 20% जो है वो जिना एवेन्यू और मागला रोड के ऊपर होगा और इस्लामाबाद के 20 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं जिनको इंटरलिंक किया जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसमें फीमेल्स के लिए हमने बड़ा फोकस किया है। जी, इसमें हमने फोकस किया है कि फीमेल्स के लिए एक प्रोटेक्टेड ट्रैक हो जहाँ पर फीमेल्स के लिए हमने फोकस किया है ताकि फीमेल्स जो है ये साइकिलिंग ट्रैक यूज़ कर सकें और उनके लिए प्रोटेक्टेड ट्रैक हो जहाँ पर हर तरह की सेफ्टी अवेलेबल हो। तो फीमेल्स होगी, आपके सीनियर सिटीजन हो गए, आपके टीनेजर्स हो गए, वो भी इन ट्रैक्स को यूज़ करके इस्लामाबाद में एक जगह से दूसरी जगह मूव अराउंड कर सकेंगे।
आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, तो क्या सिक्योरिटी इनको कैसे जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च किया जाता है तो उसको वैसे नहीं छोड़ा जाता और उसकी सिक्योरिटी का, चाहे वो खवातीन हो, बंदों की सिक्योरिटी को भी जो है वो मलूज़ खातिर रखा जाता है। क्योंकि हम अगर वफाक दारुल क्राइम रेट देखें और जो मगिंग के वाक़यात देखें तो ये देखें दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी, वो तो सिक्योरिटी क्या होगी वो? देखिए जी, सिक्योरिटी जहाँ पे साइकिलिंग लेन है, ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लेआउट किया जाएगा। इसमें कर्ब स्टोन से जो है आपके पूरे ट्रैक को कवर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी रेगुलर व्हीकल्स जो है उस ट्रैक के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी। पैरेलल में हम जो है पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें डिटरेंस क्रिएट की जाएगी अलॉन्ग विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कि अगर कोई भी इसमें वायलेशंस करेगा तो उस पर फाइन्स, लीगल एक्शन और इस तरह की जो भी डिटरेंस हैं उन सबको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ताकि इस ट्रैक को मैक्सिमम यूटिलाइज हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मेंबर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी नुमान खालिद साहब मौजूद है और बड़ा अच्छा इकदाम है जो कि वफाक दारुल हुकूमत में CDA की जो अथॉरिटी है वो ले रही है, वो ये कि बाइसिकल्स जो हैं वो आराम से चलाई जा सकेंगी और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम कराची की बात करें, मैं लाहौर की बात करूँ, खैर कराची शहर जो है इसकी सड़कें तो कार फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पर जगह जगह आपको खड्डे नज़र आएंगे, सड़कें जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है जो कि होनी चाहिए। एक शहर जो मुल्क को कमा के दे रहा है, एक शहर जो मुल्क को एक तरह से चला रहा है, तो वहाँ के लोग ये बिल्कुल डिज़र्व करते हैं कि वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अगर हम दुनिया भर में नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि किस तरीके से हम जिस धरती पे रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, हमने इसको बेहतर कैसे बनाना है। तो उसमें ये करे कि लोगों ने बाइसाइकिल्स का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। फिर दूसरा ये कि जिससे अगर हम जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम दूसरी बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं होगा, बचत भी होगी आपकी, ठीक है, आपका पेट्रोल भी जो है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो हम बाइसाइकिल्स की बात कर रहे थे तो उसमें करीबी देखना है कि बिजली जो है वो भी हमें चाहिए जिससे हम उन बाइसाइकिल्स को हम चार्ज कर सकें। बट येस, ये एक बहुत अच्छा कदम है और ऐसा होना चाहिए और मेरे ख्याल से बहुत सारे शहरों में इस हवाले से काम होना चाहिए। अच्छा, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि पेंटोन ने साल 2024 के रंग का ऐलान कर दिया है। पीच फर्स्ट साउंड्स लाइक अ ड्रिंक एंड इट इज़ अ ड्रिंक, लेकिन पीच फर्स्ट को कलर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। रंग पीच फर्स्ट हमदर्दी का पैगाम देता है और जिसकी आरामदेह हसासियत लोगों को इकट्ठा करती है और रूह को तक़वियत भी देती है। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। और अब आप ये देख लें कि दिस जो इंटीरियर में, वार्डरोब में आपको नज़र आएगा, आपको कपड़ों में नज़र आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन से पहले मुल्क में कहीं इंतखाबी गहमा गहमी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तो जारी है। उम्मीदवारों को टिकटें जारी अभी तक नहीं की गई। इस पार्लिमानी बोर्ड में क्या पक रहा है और नून लीग में किन जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो रही है और इसके बायस क्या लीगी रहनुमा पार्टी कायद के फैसले से मुत्तफिक हैं या नहीं, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आसिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था। आसिम, ये बताइएगा कि 7 पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी को कोई टिकट जारी नहीं हुई, ये क्या पक रहा है अभी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में? मदिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपने अपने आगाज़ में ही जैसे कह दिया कि किसी को टिकट ही नहीं मिली है तो इसका मतलब है पार्लिमानी बोर्ड की अभी तक की जितनी भी इनकी मीटिंग्स हुई हैं वो बेनतीजा है। और अगर ये किसी टिकट्स के हवाले से बात करते हैं कि हमने टिकट्स जारी कर दिए हैं या कुछ अंदर से जो उम्मीदवार बाहर जाके कहते हैं कि हमें गो हेड दे दिया गया, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, तो उसकी फौरी तौर पर तरदीद कर दी जाती है पार्टी तर्जुमान की तरफ से, क्योंकि उसका रिएक्शन बड़ा शदीद आ रहा है। जब कहा जाता है कि ए और बी को सीट्स दे दी गई हैं तो उस मुकाबले में उस रेस के अंदर जो सी और डी थे वो भरपूर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है। इस वक्त जो सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है मुस्लिम लीग नून का, उनकी बात चल रही है IPP के साथ, बाप पार्टी के साथ, MQM के साथ, सिंध में JUIF के साथ सिंध,
पंजाब, KP के, बलूचिस्तान, चारों सूबों में JUI के साथ कर रहे हैं। काफ लीग साथ है उनके साथ। काफ लीग तो तकरीबन उनकी सीट्स तो कंफर्म है और वो पार्टी में किसी को भी उसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। क्योंकि बताएं काफ लीग के साथ जो उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, वाज इट वेल टेकन बाय जो हमारे पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं? क्या उन्होंने इसको सही तरीके से कबूल भी किया है? देखिए, काफ लीग के हवाले से एक तो ये नुक्ता नज़र है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद जो सेकंड टियर की इनकी लीडरशिप है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है चौधरी बरादरान यानी कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी अभी भी बड़ा सिंपथी वहाँ पर है और यही वजह थी जब वो स्पीकर बने थे 2018 की असम्बली में, तो उन्हें 200 से ज़ायद उन्हें वोट मिले थे और जबकि उनकी अददी तादाद थी वो 184-86 उनकी तादाद थी, लेकिन वो 200 से ज़ायद एक्स्ट्रा वो मतलब उसके अंदर वोट्स ले गए थे और वो नून लीग के ही उन्होंने वोट लिए थे। मुझे तो बात बताएं, आप कह रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही के लिए बड़ी उनमें हमदर्दी पाई जा रही है, तो आपको याद होगा जब हमजा शहबाज जब चाहे वो 40-45 दिनों के लिए वज़ीर आला बने थे, जब वो हटे थे तो उसके बाद परवेज़ इलाही आए थे, तो इन तमाम तो चीज़ों के बावजूद उसके बाद हमने देखा कि हमजा शहबाज नाराज़ भी हो गए, फिर ज़्यादातर मंजर आम पे भी नहीं आए। स्टिल मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमदर्दी रखते परवेज़ इलाही साहब से। मदिया, यही सियासत है और आप भी जो है आपका जो हम कहेंगे कि ससुराल वो भी सियासत के ये पेचो बल को जानता है। बात ये है कि सियासत का यही हुस्न है और सियासत की यही तलखी है कि आप एक तरफ किसी के साथ हाथ मिला रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप उसे काट रहे होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड टियर है वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्योंकि सियासत की जा रही है, तो वहाँ पर चौधरी शुजात के लिए तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वफाकी हुकूमत बनवाई। पंजाब में गो के चौधरी परवेज़ इलाही इनके साथ नहीं मिले और हमजा शहबाज और आज की जो सारी सूरत हाल है जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही खुद एक गर्म तालाब के अंदर उतरे हुए हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो उसके अंदर से बच के बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटी बोर्ड की, दरिया में डूबे हुए अपने इश्क में, हाँ बिल्कुल, और बेटा जो कुछ कर रहा है, तो बात यह है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो वो जो नीचे हल्के हैं उन लोगों को कैसे अकोमोडेट करना है, उसमें 3-4 मुख्तलिफ इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन नवाज शरीफ को बना के दी है। फैसला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने करना है। मैं अगर आप मुझे कहते हैं, मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि उसके अंदर 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस में ये रखा गया है क्योंकि अभी टिकट्स तो नहीं दे रहे उन लोगों के लिए जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसमें IPP भी होगी, JDA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, फंक्शनल, PMLQ, इसी तरह MQM, बाप और JUI फजलुर रहमान ग्रुप। अब वहाँ पर जब सीट्स देंगे इन लोगों को, तो उन लोगों को जो कि इनके जीते हुए कैंडिडेट्स थे या उनके बड़े डाई हार्ड वर्कर थे, अब उन लोगों को इस तरह अकोमोडेट किया जाएगा कि उनकी घर की ख्वातीन को या अजीज़ रिश्तेदार की ख्वातीन को मखसूस नशिस्तों पर एडजस्ट किया जाएगा। कुछ लोगों को कहा जाएगा जो बड़े वोकल हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्हें सेनेट की तरफ एलिवेट किया जाएगा, लेकिन वो तादाद बिल्कुल 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी उनके पहले ही सेनेट के लोग जो हैं, जिसमें परवेज़ रशीद और अनुशा रहमान, दीगर लोग, इसाक डार, ये सब पहले ही क्यू में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद एक तजवीज़ ये है कि इन्हें मशीर बनाया जाए। अगर हमें हुकूमत पंजाब में मिलती है या किसी भी सूबे में मिलती है या वफाक में मिलती है, उन लोगों को जिन्हें सीट्स नहीं दी गई उन्हें मामले खुसूसी या मशीर बनाया जाए। और आखिरी ऑप्शन ये होगी कि आप उन्हें सरकारी महकमों का कोई इंडिपेंडेंट जो आपकी ऑटोनमस बॉडीज़ है उनके अंदर आप उन लोगों को इंचार्ज लगा दें और जो बिल्कुल ही हल्के होंगे उन्हें बल्दियाती इंतखाबात लड़ाने का कहा जा रहा है कि यार आप अभी चेयरमैन लेवल पर है तो अभी आपको सीट नहीं चाहिए थी। तो ये बेसिकली सब चीज़ें पक रही हैं। अब असल इम्तिहान शुरू होना है आइंदा हफ्ते 18 तारीख से, जब नवाज शरीफ जाएंगे सिंध का दौरा करने और अब तमाम मामला फौरी हल होने हैं। टिकट्स का ऐलान होना है, MQM को कितना शेयर मिलेगा सिंध के अंदर, जो मुस्लिम लीग फंक्शनल हैं उन्हें कितना मिलेगा, JDA को क्या मिलेगा, और इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप वो उनके साथ कहाँ पर स्टैंड करेगी। क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो सबसे बड़े हमायती हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने पहली मरतबा कहा है कि मुझे पंजाब में हिस्सा दें, यानी कि मुझे पंजाब के अंदर आप नशिस्तें दें 3 से 4, 1 मुझे मखसूस दे दें, 3 मुझे जीती हुई सीटों में जगह दें ताकि मेरी पंजाब के अंदर पेनिट्रेशन हो। तो अब नवाज शरीफ के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें 336 का जो अवान है कौमी असम्बली का, उसमें पंजाब की तो जो जनरल नशिस्तें हैं वो 141 है। तो 141 में से वो किसे क्या क्या शेयर देंगे और अपने पास क्या रखेंगे।
तो ये नवाज शरीफ की सबसे बड़ी ये उनके जो लिए बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो इसमें हम बनती देख जा रहे रही हैं है। कि तमाम सीट एडजस्टमेंट के पीछे वो जो अपने पुराने देरपा जो कारकुन हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं वो उनको नाराज भी करें, वो बेचारे इग्नोर भी हुए हैं। तो पार्टी में आप देख रहे हैं कि जो धड़ेबाजी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और जो पुराने जो लोग नाराज हैं उनको मनाने के लिए पार्टी वाले कुछ कर भी रहे हैं या बस मसरूफ है अपनी ये पॉलिसीज बनाने के चक्कर में। देखिए इस की जो धड़ेबंदियां ना, धड़ेबंदियां तो मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि धड़ेबंदी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कोई भी सियासत कर रहा है। सियासत नाम ही धड़ेबंदी का है, और ये नवाज शरीफ के उनके बिल्कुल हम कहेंगे ना कि आँख के नीचे बैठकर हर चीज़ हो रही है, और उन्हें भी पता है कि कौन सा ग्रुप है, कौन प्रेशराइज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। लाहौर के अंदर बात कर ले, ख्वाजों का ग्रुप है, उनके मद्दे मुकाबले अब खोखर आ गए हैं, और खोखरों ने अपना एक कन्वेंशन भी किया। उसके अलावा सिर्फ सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर अपने घर से ही 5 सीटें मांग रहे हैं। बरादरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, फिर हम बिल्कुल देखेंगे ख्वाजों की बात की, फिर आगे खोखर बताया तो वो तो बरादरी देखिए राजपूत है, मलक है, मुख्तलिफ यहाँ पे बरादरी, म्यू बरादरी है, शेख बरादरी है, तो ये मुख्तलिफ बरादरियों के वोट बैंक तो है, तो वो धड़ेबंदियाँ तो रहेंगी, वो किसी तरह ख़त्म नहीं होंगी। उन्हें ये सिर्फ चैनलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे उनमें से कुछ लोगों को अकोमोडेट कर दें, उनके साथ वादे वईद करेंगे, कुछ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर उन्हें कहेंगे कि आप ओपन इलेक्शन लड़ लें। भी नहीं करना। अच्छा क्विकली आसिम साहब, बस आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि इज देयर एनी सरप्राइज फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो सिंध में आएंगे? क्योंकि अभी पंजाब में भी दोबारा से उनको होल्ड खैर नज़र आ रहा है कि हो सकता हो जाए, लेकिन सिंध में उनका होल्ड होना। देखिए सिंध के अंदर कौमी असम्बली की 61 जो सीटें हैं, उनमें से अगर हम ये कह दें कि नवाज शरीफ आएंगे और इन्होंने बड़ी वर्किंग है, तो ये बगैर अलायंस के तो ये किसी तरह भी सीट्स नहीं ले सकते। कराची में ही देख लें, उनकी पूरे सिंध में देख लें उनके पास सीट्स की क्या तादाद थी उनकी। आप कौमी असम्बली में भी देख लें, और जो सिंध की आपकी प्रोविंशियल असम्बली उसमें भी देख लें। लेकिन अब जिस फार्मूले के साथ आ रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ओबियसली वो सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर अपने इत्तेहादियों के साथ उनकी सीट्स को भी लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायद इस मरतबा मुस्लिम लीग नून जो है अपने इत्तेहादियों के साथ एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर सिंध में लाजमी जगह बना लेगी, और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सिंध के अंदर मौजूद होगी सिंध असम्बली में। जबकि जो MQM और दीगर जमातों के साथ, GDA के साथ जो इंटीरियर सिंध की सीट्स हैं या अर्बन सिंध की सीट्स है, वहाँ से वो खातिर ख्वाह नताइज ले लेंगे। लेकिन सिंध के अंदर मुझे नहीं लगता 4-5 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की इंडिविजुअल अपनी सीट निकले। ये भी मैं बहुत ज़्यादा जो ना इन्हें दे रहा हूँ कि अगर इनकी कंपेन बहुत अच्छी होती है, और अगर इसी तरह जिस सूरत हाल में आज है, और आज की जो सूरत हाल अगर इसे देखें, तो फिर तो सिंध में इनका वही माजी जिस तरह है कि 2018 में भी जीती हुई सीट्स भी नहीं जीत सके थे, तो वो उससे नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो सरप्राइज यही है। वो तो खैर उस वक्त लोग भी और थे, अगर हम आसिम देखें तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब थे, अगर जो कराची के जो बड़े सीनियर रहनुमा जो दीगर पार्टीज के लिए बड़े रिस्पेक्टेबल भी हैं, दे आर नॉट विद देम एनी मोर। मतलब शायद खान अब्बासी की बात करें तो वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और वो भी पीछे हो गए हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो पार्टी छोड़ दी है। मदिया देखें, मैं इन दो ये बड़े ही काबिल कदर नाम हैं, बड़े पाकिस्तान के अच्छे पढ़े लिखे चेहरे हैं, लेकिन अगर मैं ये इनकी थोड़ी सी बात करूँ ना, शायद खान अब्बासी तो अपना हल्का ही नहीं जीत सके थे, जहाँ से वो साल से और हर उनके वालिद साहब के बाद से उन्होंने जो सीट मरी की निकालते थे वो सीट हार गए। तो वो उन्हें लाहौर में आकर इलेक्शन लड़ना पड़ा मुस्लिम लीग नून के गढ़ में, और हमजा शहबाज की लाहौर की सबसे सेफ सीट, उस सीट पर उन्होंने इलेक्शन लड़कर वो असम्बली में पहुंचे थे। तो उनके हवाले से मैं ये कहूँ कि उनकी पार्लिमानी सियासत बड़ी मजबूत है, बड़े धड़े हैं, मैं उससे इतफाक़ नहीं करता। मिफ्ता इस्माइल की बात करें, मिफ्ता इस्माइल मैं अपनी आंखों से देखा जब वो मुस्लिम लीग नून के 2012 के मीडिया सेल में आए, और उसके बाद फिर वो 13 में, फिर मैं 13 में उन्हें मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मैं देखता रहा इस्लामाबाद में जाके कि वो अपनी नशिस्त के लिए और अपने लिए सीट लेने के लिए वो कितने ईगर थे, क्या उनकी जो सोच थी। उसके बाद फिर जमात ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर तक उन्हें लेके गए। लेकिन अब जो उनका इख्तलाफ है, मैं समझता हूँ इख्तलाफ मीडिया की हद तक है, वो हल्के की सियासत में इन दोनों शख्स जो हैं, इन दोनों अशखास का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो ये फ़र्क पड़ेगा। सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा ख़ुसूसी आसिम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून वक्त क्या सोच रही है, और उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं उसमें क्या चीज़ें और क्या कुछ हंडियाँ पकड़ी, उस हवाले से हमने उनसे बात की। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक नहायत ही काबिल बेटी से, जो कि पाकिस्तान के लिए, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ सोच रही हैं।
एक ऐसी चीज़ जो है ये बना रही है पाकिस्तान की काबिल बेटी कि जिसको सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। हमने यूजुअली जब इमारतें देखी, इमारत की कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ सबसे नज़र आती है? कंक्रीट नज़र आती है ना, और कंक्रीट का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। दीवार खड़ी करनी हो या बिल्डिंग बनानी हो, कंक्रीट की ब्लॉक्स का इस्तेमाल हर जगह होता है। लेकिन हम आपकी मुलाकात कराची की जिस प्यारी बेटी से, जिस प्यारी खातून से करवाने जा रहे हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट से ब्लॉक्स बनाती हैं जो इमारतों में कंक्रीट ब्लॉक की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। माजिदा मोहम्मद इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिदा एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मैं तो आपसे ज़रा प्लास्टिक वेस्ट के बारे से बात करने वाली थी कि आप उसके ब्लॉक्स कैसे बनाती हैं, या आप क्या साथ में लेकर आई हैं? ये बिल्कुल प्लास्टिक वेस्ट के ब्लॉक्स हैं जिनसे अभी आप बात करी थी कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जिस तरह बच्चों के लेगो ब्लॉक्स होते हैं, हम एक के ऊपर एक रख के जिस तरह इंटरलॉक करके उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरह से ये उसी का आप समझे बिगर वर्जन है। इसी तरह हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के उसको इंटरलॉक करके कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सही। अच्छा, फिर प्लास्टिक वेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है कि एको फ्रेंडली आपने चीज़ सोची कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। किस किस्म का प्लास्टिक है जो कि इस्तेमाल हो सकता है इसमें? इस वक्त जो हमारा बेसिक जो हमने जो जिससे स्टार्ट किया था, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमने जिससे बनाना स्टार्ट किया था, ये ABS प्लास्टिक है। ABS प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके हमने ये ब्लॉक्स बनाए। क्योंकि जब हम सिविल की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या इवन फर्नीचर की भी अगर आप बात करें, इससे हम सोफाज हैं, बेड्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर उसकी लोड बेयरिंग इतनी होनी चाहिए कि हम उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकें कि वो प्रॉपर्ली लिवेबल हो। तो उसके लिए जो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको ABS से बनाया है। लेकिन हम इस पर भी मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं। हम जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम पानी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पेट, उससे भी हम ये जो है ब्लॉक्स बनाने में कामयाब हो चुके हैं और उसके भी हमने ब्लॉक्स लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा हम मज़ीद 2-3 तरह के प्लास्टिक हैं जिनमें PPP है, HDPE है, उससे भी हम उसके कॉम्बिनेशन से भी इस तरीके का ब्लॉक का स्ट्रक्चर बनाने की अभी तक हमने इस पर बाकायदा कोई आपने कुछ चीज़ तामीर भी की है, जैसे ब्लॉक्स की बात करें प्लास्टिक के? जी बिल्कुल। इससे हम जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है रेंटल्स पे भी काम कर चुके हैं, जहाँ पे उन्हें जब कोई कार्निवल होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम किया था जहाँ कार्निवल पे उनको टेम्प्रेरी बूथ चाहिए थे, टिकट बूथ्स हो गए। इसके अलावा हमने वहाँ बच्चों के लिए प्ले मेज बनाए हैं। हमने समर कैंप्स में, स्कूल्स में बच्चों के लिए इंडोर पूल्स बनाए हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी जो है वो कस्टमाइज साइज़ का बना सकते हैं, यानी कि अगर आपकी जगह छोटी है तो आप छोटा बना सकते हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप बड़ी हाइट का बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीवारों के हवाले से बात करें तो हम कुछ जगहों पर, स्पेशली मैं क्लिनिक का जिक्र करूंगी जो कि हम कराची में नुमाइश के एरिया में एक क्लिनिक है जो कि तकरीबन 2 साल से वहाँ पर ऑपरेशनल है, और वहाँ पर हम इसके रूम्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर से सारे डिविजन्स वहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं फिर ये जो जब बड़े एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं उनको कंट्रोल करने में क्या होता है, और जो स्पेसिफिकली जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की कराची पड़ती है, तो फिर ये जो प्लास्टिक से बनाए हुए जो ब्लॉक्स हैं ये तब कैसे रिएक्ट करते हैं? ये हाईली जो है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट ब्लॉक्स हैं, चाहे शदीद गर्मी हो चाहे शदीद सर्दी हो, उसमें जो है ये इस तरह से इवन सिविल से भी ज़्यादा जो है ना ये टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस तरह से ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रही हैं तो ये हॉलो है अंदर से स्ट्रक्चर, तो हॉलो होने की वजह से इसकी जो हीट की जो इंसुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपके रूम में जो है वो टेम्परेचर AC से अगर आपने मेंटेन किया हुआ है बाहर, तो 0 डिग्री ऑफ हीट ट्रांसफ़र है इसके हॉलो होने की वजह से। सही। अच्छा, मुझे बताएं अगर हम इन्हीं प्लास्टिक के बॉक्स से अपना किचन बनाते हैं, घर में कुछ चीज़ करें, तो किचन में तो चूल्हा भी चलना है, तो क्या वहाँ के लिए सूटेबल है ये प्लास्टिक ब्लॉक्स? जी, अगर आप हीट के हवाले से बात करें तो उस हवाले से तो ये सूटेबल है क्योंकि ये इंसुलेटेड ब्लॉक्स हैं और इसका जो है वो हॉलो होने की वजह से 0 डिग्री ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। लेकिन अगर आप फायर के हवाले से बात करें तो फायर, ये वाला जो प्लास्टिक है जो हमने इस वक्त बनाया है, ये फायर मतलब कैच नहीं करता, यानी कि फायर को बढ़ाने में मदद नहीं देता है। हाँ। ये फायर लगने से पिघल जाता है लेकिन ये बढ़ाता नहीं है फायर को, जिस तरह। अच्छा, मुझे बताएं अगर हम इन प्लास्टिक के बॉक्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद हम इससे इमारतें भी तामीर करना शुरू कर दें, तो वो इमारतें या वो घर जो हैं वो कितने, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी कुछ डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जो आते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, मतलब चाहे अर्थक्वेक आ रहा है या उसके बाद, या फिर हम देखते हैं कि जी सैलाब आ रहा है, तो सुनामी आ रहा है, तो उससे मतलब रेजिलियंस इसमें कितनी है उनको लेके? इस हवाले से सिविल के मुकाबले में ज़्यादा रेजिलियंट है क्योंकि सिविल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इसमें जो है वो काफ़ी रेजिलियंस है, इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है हर ब्लॉक का, उसकी वजह से इसमें रेजिलियंस ज़्यादा है। ये अर्थक्वेक को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सिविल स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये सिविल की जो ईंटें होती हैं उससे 30 टाइम्स लाइट वेट है, तो किसी भी गॉड फॉरबिड कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया, किसी भी फ्लड की सूरत में अगर इसका स्ट्रक्चर गिरता है तो 30 टाइम्स लाइटर होने की वजह से इसमें कैजुअलिटी और इंजरीज के चांसेस भी 30 टाइम्स लेस हो जाते हैं।
जाता कोई है। डेट टू लेसर नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि अगर हम इनसे इमारतें बनाएं या कुछ छोटी सी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाएं या लोगों को घर बना के दें इससे? जी बिल्कुल, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि जिस तरह से सीमेंट की या हम कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें इतना सारा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर उसमें इंटेंस लेबर होती है। तो ये ब्लॉक ऐसे हैं, इनका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल नॉर्मल हमारे खिलौनों वाले ब्लॉक्स की तरह ही है। कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हम शेयर कर देते हैं अपने कस्टमर के साथ, और इवन बच्चे भी इसको इसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह वो अपने खिलौने के ब्लॉक्स बनाते हैं, इसी तरह से इस बड़े ब्लॉक को उठा के वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कॉस्ट की अगर आप बात करेंगी तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल लेबर वगैरह जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें आपने खुद से ब्लॉक्स लेके कोई भी अपना कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना है और ये रेडी टू यूज़ है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। माजिदा मोहम्मद हमारे Thank साथ you so मौजूद much. थी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं एक मौसीकी के आले सितार की। सितार वो साज है जिससे क्लासिकी मौसीकी का हर शाइक वाकिफ है। कभी ये सितार के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सितार कहा जाने लगा। बरसगीर में क्लासिकी मौसीकी की दुनिया और इसके शायकीन में अब ये साज सितार के नाम से ही मशहूर है। चंद दहाइयों पहले तक इसे बहुत शौक और दिलचस्पी से सुना जाता है और आज भी मौसीकी की महफिल में सितार लाजमी होता है। मुग़ल दौर से लेकर अहद हाज़िर तक सितार बजाने वाले कई आए और गए। चले जी, मैं चाहूँगी कि अगर मेरी टीम जो है वो मुझे दिखा सके कि जो हमारी एसोसिएट प्रोड्यूसर एनी ने जो सितार पे पूरा पैकेज बनाया है वो हम आपके साथ शेयर तो करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सितार बजाने वाली यहाँ पर मौजूद हैं। सितार साज को हम कहेंगे क्योंकि यही वो टाइटल दिया जाता है। आई पर्सनली लव सितार और मेरे दिल में बहुत बहुत रिस्पेक्ट है उन तमाम तो लोगों के लिए जो कि सितार बजाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि सितार बजाने वाले बहुत कम है अगर मैं कंपेयर करूँ से बांग्लादेश से और इंडिया में। तो मेरी तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस टैलेंट को सीखें और हमारे साथ ऋतिका ढांडा जो है वो मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू माय शो ऋतिका, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? आप बिल्कुल ठीक। ऋतिका मुझे बताएं कितने अरसे से आप सितार बजा रही हैं? मुझे 8-9 साल हो गए हैं सितार को करते हुए। मेरे घर में जो है म्यूज़िक होता आ रहा है, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो म्यूज़िकल बैकग्राउंड है। तो बचपन में सुनते रहते थे, बजा 8-9 साल से रही हूँ, लेकिन सुनना बचपन से हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो आपके जब कानों में रहता है, आपकी सराउंडिंग रहती है, तो आप तभी से लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे बचपन से स्टार्ट है म्यूज़िक। बिल्कुल। तो मुझे कहते चाहे घर में फिर आपके वालिद बजाते थे, आपकी फैमिली में कितने जो सितार प्लेयर्स मौजूद हैं? नहीं, मेरे फैमिली में सबसे पहली लड़की मैं ही हूँ जो सितार प्ले कर रही हूँ। मेरी फैमिली में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, डिफरेंट साज़ों को जो है बजाया जाता है। जैसे कि मेरे फादर हैं वो हारमोनियम प्ले करते हैं, मेरी छोटी बहन है वो वायलिन प्ले करती है, मेरा भाई है वो पियानो प्ले करता है। अब हमने अपनी छोटी बहन को भी इस रूट पे डाला है कि वो भी म्यूजिक में कुछ नया कर सके। और मेरे कजन्स जो हैं वो भी कुछ ना कुछ लाइक गाते हैं, बजाते हैं, मतलब सब डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं सब, और सबने डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो म्यूजिक का वो चुना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो सबसे मजेदार, आई एम श्योर कि आपके खानदान में भी आपको बड़ी वो जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी जाती होगी क्योंकि आप सितार प्लेयर हैं। बिल्कुल। और क्योंकि म्यूज़िक तो हो ही रहा था, लेकिन सब अपने लाइक सराउंडिंग पर था। लेकिन मैं अपने घर में पहली लड़की थी जिसने म्यूज़िक को लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आई मैं। वाह। कहाँ आपने अभी तक परफॉर्म किया है? मैंने यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स काउंसिल, कोक स्टूडियो का प्रोजेक्ट किया है और काफ़ी सारे लाइक बजाने हुए लाइन अप करने जाऊँगी तो बहुत हो जाएंगे। और आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी सारे शोज लाइव बजाने हुए, लंदन, USA, इंडिया में बॉम्बे वगैरह सब जगह लाइक। हाँ, मैं जानूंगी इनसे कि कहाँ पर सितार के सबसे ज़्यादा फैन देखे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने से कहा ना कि हमारी एसोसिएट प्रोड्यूसर एनी गई थी और उन्होंने सितार के हवाले से बड़ा अच्छा एक पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। चालीस 45 साल हो गए इस काम से वाबस्ता हो गए। ये एक आर्ट्स काम है,
इसको मैंने, मेरे वालिद साहब ने कहा जो बैठेगा वो खुद ही सीख लेगा। तो मैंने भी देखते ही वालिद साहब के साथ बैठ के तो सीखता रहा। ये गोल तोंबा कहलाता है, ये बनाना है गोल लौकी का। ये यहाँ नहीं होता, हम बनाते हैं लकड़ी के एक पीस का, इसमें 25 पीस होते हैं। और ये गुलू कहलाता है, ये डांड कहलाती है, तबली कहलाती है। ये ब्रिज, ये छोटी ब्रिज, ये पर्दे कहलाते हैं, सुर, ये छोटी खूटियाँ, वो बड़ी खूटियाँ। इस सितार में जो लगी है ये 12 सिंगा की हड्डी लगी है, ये इंडिया से आती है। और ये तार कॉपर का है, जो ये यहाँ मिलता ही नहीं है, इतना हार्ड तार है। जितने पार्ट्स वगैरह जो हम यहाँ बनाते हैं ना, इंडिया में कारखानों में जो बनता है ना, वो एक एक आदमी अलग अलग बनाता है। इसे कहते हैं जवारी। जो हमने इसको घिसा और इसकी तार मिलाने के बाद फिर इसके साउंड में फर्क आ गया। ये कम से कम 80 से 1,20,000 तक के। मैं सिर्फ बनाने का काम करता हूँ, मेरा सिर्फ ट्यून करके देख लेता हूँ कि कैसा सितार बोला है, फिर बजाने वालों को दे देता हूँ कि ये लीजिए अब आप बजाइए। रेडियो पाकिस्तान में होते थे उस्ताद कबीर खान साहब, उस्ताद इमदाद हुसैन साहब होते थे, और उस्ताद मुच्छू खान साहब करके वो होते थे। उस्ताद रईस खान साहब जब भी कहीं जाते थे तो उनकी तारजवारी मैं करता था, उनके साथ जाके बैठता था 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। अगर सितार नहीं बोला उनके मतलब का तो छोड़ देते थे, फिर दूसरे तीसरे दिन जाके उनके साथ बैठ के करता रहता था। वो बजाते थे, मैं सिर्फ उनकी ट्यून सुनता था, मैं फिर बताता था कि कहाँ से क्या करना है, वो फिर वो कहते थे करो। तो आपने देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस, जो सितार बनता है इसकी फॉर्मेशन में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो आपने देखी हैं। रितिका हमारे साथ मौजूद है जो कि सितार प्लेयर हैं, सितार बजाती हैं। रितिका, आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बजाएंगे आप यहाँ पर? मुझे नौजहां जी की गज़ल एक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर वही बजाया करती हूँ। तो मैं और वो है जो ना मिल सके वही बेवफा। क्या बात है, खूबसूरत। हाँ बिल्कुल। ये एक गज़ल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत बहुत खूबसूरत लगी। मुझे बताएं, आपने इतनी पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल किया, वहाँ जाके आपने सितार बजाया, सबसे ज़्यादा आपने कहाँ महसूस किया है कि सितार के सुनने वाले फैंस वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, म्यूज़िक का जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा बिल्कुल सुना जाता है, जो ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वहाँ ज़्यादा अप्रिशिएशन होती है। सो मैं अभी तक जहाँ पर गई हूँ, मुझे वहाँ सभी जगहों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वो वही जगह थी जहाँ ये सुना जाता है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है कि आप सितार से ही, या फिर आप जो और बहुत सारे ऐसे पुराने हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बहुत कम लोग प्ले करते हैं, तो आपने सोचा कि आप उनमें भी जाएंगी या फिर आप सितार तक ही रहेंगी? नहीं, मेरा बाय प्रोफेशनल अभी मैं सितार ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं एक साथ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक को ठीक से बिल्कुल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ बहुत मुश्किल है। और सितार
इंस्ट्रूमेंट दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत आसान होगा, लेकिन जब इसे करने बैठे तो बहुत मुश्किल है। कितना वैसे टाइम लगा था इसको सीखने में? देखिए टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये मेरे उस्ताद जी जो है, उस्ताद रईस खान साहब, जिन्होंने मुझे सिखाया, तो ये उनके आर्ट्स थे कि मैंने अपने लेसन जो है 6 महीने का या साल भर का जो काम था वो मैंने 2 हफ्तों के अंदर किया था। तो लाइक You are truly gifted then, truly gifted है। बिल्कुल, मतलब ये मेरा शौक था। हाँ। मुझे इतना ज़्यादा जुनून था इस चीज़ का कि जब भी वो मुझे लेसन देते थे मैं घर जाके उसको इतना करती थी, इतना पक्का करती थी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाती थी तो वो चीज़ मेरी रेडी होती थी। तो अच्छा, दूसरा ये कैसा आलम है कि अगर जिसके आप जो लोग गिटार बजाना सीख रहे हैं और वो गिटार अच्छा नहीं बजा तो वो सर में दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन सितार एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो धुन सही बैठ भी ना रही हो लेकिन फिर भी इसकी जो मधुर आवाज़ होती है बिल्कुल वो बड़ा सुकून देती है। ये बहुत लाइक रूहानियत का काम है, तो इसको आप कभी भी लाइक रॉक ऑन तरीके से नहीं कर सकते। आप इसे जब भी आपका मूड चाहे सैड हो, हैप्पी हो, जब फील से बजाएंगे ना तभी ये साउंड अच्छा करेगा, तभी उसका सुरना शुरू होगा। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए एक और छोटी सी चीज हो जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि मेरा क्लासिकल काम है तो मैं उसी में कुछ आपको सुनाती हूँ पीसफुली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी दिनों से तेज़ी देखी जा रही है और स्टॉक मार्केट ने तारीखी संग मील भी अबूर किया है। गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते के इब्तदाई रोज़ ट्रेडिंग के दौरान मनफी रुझान देखा गया, लेकिन आज मार्केट में फिर वही तेज़ी देखी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का अहम किरदार है और सरमायाकारों के लिए स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट जिस तरह ऊपर की जानिब गामजन है, इससे बड़े इन्वेस्टर खूब मालामाल हो रहे हैं। क्या छोटे इन्वेस्टर भी इस तेजी से फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं, इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स होल्डर्स अहमद चुनाई साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद चुनाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में मौशी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट इज़ डूइंग सो वेल, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल हालात में नहीं है तो मैं शायद आपकी बात से एग्री नहीं करता। देखिए, हमने बिल्कुल बॉटम टच कर लिया था और बॉटम से जो है वो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सारे इंडिकेटर्स जो है वो हमारे बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। कहीं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर जो है वो 50 रुपये कम हुआ हो या इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हुआ हो या बाकी इंडिकेटर्स जो है वो बेहतरी की तरफ नामजन हो या हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया हो। यहाँ ये सूरत हाल अब वो नहीं है जो पहले थी। अब हम बहुत बेहतरी की तरफ हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी की जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये था और है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर जिस प्राइसेस पर ट्रेड कर रहे थे वो मेरा ख्याल है 1/3 भी नहीं थी। तो 1/3 की जगह हम, मैं समझता हूँ, 50% लेवल पर आए हैं जहाँ शेयर में अभी भी एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, प्राइसेस जब नीचे थी तो लोगों का ट्रस्ट लेवल नहीं था, एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। वो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और ये सारी प्राइसिंग जो है वो जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कंपनीज अपनी जगह पे मौजूद हैं। कंपनीज जो है वो अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। पिछले 3-4 साल में जो कंपनीज ने जो मुनाफा कमाया है, जो लिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, वो बहुत, मैं समझता हूँ, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे मुनाफे कमाए गए। तो जब इतना मुनाफा था और शेयर की प्राइसेस 1/3 हो तो कहीं ना कहीं इन शेयर की प्राइसेस को रिबाउंड जाना था। वो शेयर की प्राइसेस जो है वो रिबाउंड। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए, ये जो शेयर्स इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं अहमद चुनाई साहब, ये इतनी सरमायाकारी कौन रहा है स्टॉक मार्केट में? देखिए, जो रेगुलर हमारे सरमायाकार थे वो दोबारा मैदान में आ गए हैं। जो बिल्कुल डोमेंट बैठे हुए थे वो आगे आ गए हैं। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। हमारे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, हमारे बैंक्स आ गए हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है जो बिल्कुल मिनिमाइज होता जा रहा था
वो इनफ्लो बहुत बड़ा है। इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी नजरें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लगी हुई हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है। रोजाना का अगर आप इनफ्लो देखें और आउटफ्लो देखें तो आपको अंदाजा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए दोबारा आ रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा, साथ में मुझे ये बताएं कि अब तो अहमद चुनाई साहब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, सो आने वाले इलेक्शंस के कोई असरात मुरतब होंगे स्टॉक मार्केट में, जो तेजी है उस पर? देखिए, इलेक्शंस अपनी जगह पर, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई चेंज आए। स्टॉक मार्केट में एक बुलिश रन आया हुआ है और वो बुलिश रन इसलिए भी है कि लोग ये समझते हैं कि शेयर की प्राइसेस बहुत कम हैं, उनको अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आना है। तो ये एक्चुअल वैल्यू पे आते आते 6-8 महीने लग जाएंगे। इस दौरान में इलेक्शन भी गुजर जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए, कोई और चीजें खराब हो जाए तो अपनी जगह पर, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे इलेक्शन हो जाए चाहे कुछ और हो जाए, अब मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ। चले, जैसे भी आपने बात की कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, तो मुझे बताएं जो छोटे सरमाएकार हैं वो कहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, छोटे सरमायाकार जो है वो मार्केट में जब आते हैं तो वो आंख बंद करके उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उन्होंने आकर जो कंपनीज है उनको स्टडी करना है, उनका प्राइस ट्रेंड देखना है, उनका रिजर्व कैपिटल देखना है, उनके पास जो ट्रेंड अर्निंग है उसको देखना है। ये एक बड़ा टेक्निकल काम है। इसमें आप जब भी मार्केट में आते हैं तो आप बगैर नॉलेज के या बगैर सोचे समझे पैसे अपने नहीं डालते। अगर आपको इतनी वो नहीं है कि जो आप पढ़ सके या समझ सके, तो जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो फ्लैट होल्डर्स हैं, उनसे मशवरा लें, वो आपको सही मशवरा देंगे। जो मुस्तकिल हाउसेज हैं वो आपको बताएंगे कि फला जगह इन्वेस्टमेंट करें, फला जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। वो खुदा न खास्ता आपको गाइड नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई एम श्योर कि आज का शो आपको बहुत पसंद आएगा। उसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।